नमस्कार। मेरा नाम रामनारायण साहू है और आज मैं आपसे 6 टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पहला है एलआईसी का स्ट्रेंथ कि एलआईसी कितनी मजबूत कंपनी है। सेकंड है रेपो रेट। थर्ड है टैक्सेशन। फोर्थ है व्हाट इज प्री एंड पोस्ट टैक्स। फिफ्थ है थंब रूल्स, एक्सपेंस सेविंग एंड लाइफ स्टाइल। एंड सिक्स्थ है एसेट एलोकेशन कि हम अपने एसेट को कैसे एलोकेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। एलआईसी की मैं बात करूँ ना तो एलआईसी 1956 से है, जो कि एलआईसी को 65 ईयर्स हो गए हैं। एलआईसी हर साल ना 2 करोड़ पॉलिसी करती है। 2 करोड़ अगर मैं 2014-15 की बात करूँ, 15-16 की बात करूँ, 16-17 की बात करूँ, 17-18 की बात करूँ, 18-19 की बात करूँ, तो हर साल एलआईसी 2 करोड़ प्लस पॉलिसी करती है। उसके सामने जो अमाउंट में बात करूँ, 18-19 की मैं बात करूँ तो 29,000 करोड़ उसका प्रीमियम हम लोगों ने कलेक्शन किया है। और मेचोरिटी की मैं बात करूँ तो करीबन 2.5 करोड़ पॉलिसी का मैच्योरिटी हुआ है। उसके सामने जो अमाउंट दिया है 18-19 में एलआईसी ने 1,45,636 करोड़ रुपीज़ दिया है, जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। उसके सामने जो डेथ क्लेम दिया है अराउंड 10 लाख पॉलिसी का डेथ क्लेम दिया है, उसका अमाउंट जो है 17,468 करोड़ रुपया है। तो दोस्तों ये एलआईसी का जो मैं बात कर रहा हूँ, एलआईसी का जो स्ट्रेंथ है ना काफ़ी स्ट्रांग है। ये तो मैं 18-19 की मैं बात कर रहा हूँ। और हमारा जो लाइफ फंड है, यहाँ पे देखने के नीचे आप देखेंगे लाइफ फंड है हमारा। तो एलआईसी का जो लाइफ फंड है ना वो 18-19 की मैं बात करूँ तो 28,28,330 करोड़ रुपीज़ है, जो कि आज 2021-22 की बात मैं करूँ तो ये करीबन 32 लाख करोड़ की कंपनी है इस टाइम। इसका लाइफ फंड है। मैं लाइफ फंड की एलआईसी की लाइफ फंड की बात करूँ तो 28 लाख करोड़ के ऊपर है दोस्तों। एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये 18-19 की बात है। और अगर 20-21 की बात करूँ तो ये 32 लाख करोड़ के ऊपर है। और यहाँ पे जो सरप्लस जनरेट होता है, यानी सरप्लस का मतलब ये होता है जो 5% जो शेयर्स आते हैं सरप्लस होता है। यानी अगर आप देखेंगे 18-19 की मैं बात करूँ तो 2,660 करोड़ रुपीज़ ये गवर्नमेंट को गया है, जो कि उनकी मालिक है। और 95% जो प्रॉफिट होता है वो शेयर बाकी पॉलिसी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो एलआईसी का मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो इसे बहुत सारी पिछले 5 साल के मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये एलआईसी डे वन डे ग्रोथ कर रही है। आज से 65 ईयर्स से मैं बात कर रहा हूँ तो 65 ईयर्स मतलब बहुत समय होता है। और एलआईसी कभी भी प्रॉफिट में ही काम कर रही है, आज तक कभी भी ये लॉस में नहीं गया। तो एलआईसी का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है। सेकंड में हम देखेंगे ना हिस्ट्री ऑफ रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट ना एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। उसका एक फिक्स रेट, हर कंट्री का एक फिक्स रेट होता है। जो इंडिया का भी फिक्स रेट है 4%, यानी 4% हमारा फिक्स रेट है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना बैंकों को 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा देती है और बैंक हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करके वो अपना बेनिफिट कमाता है। तो जो हिस्ट्री में देखूंगा ना रेपो रेट की इंडिया की, तो अगर मैं सन 2000 की मैं बात करूँ तो उस टाइम रेपो रेट जो अपना था ना 14.5% था। और 2015 की मैं बात करूँ तो 8% हो गया। 2000 की वजह से रेपो रेट और कम हो गया, यानी 4% हो गया। दोस्तों रेपो रेट कम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा ना कि हमारा जो लोन इंटरेस्ट है, चाहे वो पर्सनल लोन हो या होम लोन हो या व्हीकल लोन हो, ये सारी चीज़ें कम होने वाली है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है हमारा। तो ये और आने वाले समय में ना रेपो रेट और भी कम हो सकता है। अगर मैं बाकी कंट्रीज़ की मैं बात करूँ, अगर मैं यूएस की बात करूँ, 2019 में जो रेपो रेट था वो 1.5% था। यानी अगर किसी का 1 लाख रुपया अगर बैंक में पड़ा है तो उसको 1,500 रुपया अमेरिका ब्याज देती थी। चाइना का 4.5% था। जापान का तो निगेटिव है दोस्तों, यानी वहाँ पे आपको माइनस है। अगर आपको बैंक में पैसा रखना है तो वहाँ पे हमें बैंकों को पैसा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ की कंट्री डेवलप हो चुकी है, वहाँ के सरकार को पैसे की ज़रूरत नहीं है। आज हमारी सरकार को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री है और ये अंडर प्रोसेस में है। यानी अभी भी इसको डेवलप होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ से पब्लिक से सरकार पैसा ले रही है और उसको क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रही है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे यहाँ पे देश हमारा ग्रोथ होगा ना, वैसे वैसे हमारा रेपो रेट कम होते जाएगा। तो आने वाले समय में ना दोस्तों जो ब्याज दर है ना वो निगेटिव रहेगा। क्या हो सकता है हम भी नहीं बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आज से 10 साल की बात की या 15 साल की बात की, तो जो आज 4% हमें मिल रहा है रेपो रेट, यानी आज अगर हमें 5-5.5% ब्याज दर मिल रहा है बैंकों से, तो आने वाले समय में क्या होगा वो कुछ बोल नहीं सकते। आज से 15 साल की बात करें तो आगे हम देखते हैं।
थर्ड की मैं बात करूँ तो टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या होता है? देखो, दो तरीके के टैक्स होता है, एक होता है प्री टैक्स, एक होता है पोस्ट टैक्स। प्री टैक्स क्या होता है? जो भी पैसा हमें मिलने वाला है उसमें टैक्स लगने वाला है। और पोस्ट टैक्स क्या होता है? जो भी पैसा हमें मिलेगा उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 90% इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज अंडर प्री टैक्स। यानी ये जो शेयर मार्केट वाले जो बताते हैं कि आपको ये परसेंट मिलेगा, अगर मैं देखूं यहाँ पे जो चार्ट में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर IRR यानी 9.5% अगर लोग प्री टैक्स के हिसाब से देख रहे हैं, तो अगर वो टैक्स काटने के बाद में, यानी जब हमारे पास वही कौन से टैक्स स्लैब में हम रहेंगे आने वाले फ्यूचर में, अगर मैं नीचे हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स का स्लैब में बात करूं, तो यूएस का इस टाइम 37% 49% तक का टैक्स स्लैब है। हमारा जो हायर टैक्स है 42% तक का है, लेकिन आने वाले समय में ये टैक्स स्लैब ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो मैं बात करूँ ना कि यहाँ पे जो प्री टैक्स है, प्री टैक्स एक जस्ट प्री टैक्स के दायरे में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 90% जैसे मैंने बात किया, पोस्ट टैक्स के दायरे में आपको आएगा PPF आएगा, LIC आएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है ना कि हमें आगे जाके हमें टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा अगर हम प्री टैक्स के दायरे में हैं तो। लेकिन पोस्ट टैक्स में अगर हमने इन्वेस्ट किया, एक मान लेते हैं अगर प्री टैक्स में आपका 1 CR आ रहा है, तो उसको अगर आप टैक्स स्लैब में 30% या 40% के टैक्स स्लैब में है, तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट पे आपको जो वहाँ पे ब्याज देना पड़ेगा वहाँ पे आपको कट होगा। यानी मान लेते हैं अगर आपका इंटरेस्ट 1 करोड़ के ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट समझ लीजिए आपका 50 लाख आ रहा है, तो उसमें 30% आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्री टैक्स के दायरे में है तो। आइए हम आगे देखते हैं। टैक्स की बात करूँ तो यूएस में जो टैक्स स्लैब है ना इस टाइम, वो इस टाइम में 37% से 49% तक का टैक्स स्लैब है। चाइना का 45% है, जापान का 56% है दोस्तों। तो जो आने वाले समय में इंडिया का जो टैक्स स्लैब है इस टाइम हाईएस्ट 42% है अराउंड। तो यहाँ पे भी ये जो टैक्स स्लैब है ना ये बढ़ने वाला है। तो जो LIC में इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे राइट नाउ सेक्शन 1010D के तहत में, जो भी मैच्योरिटी रहेगा वो आपका टैक्स फ्री रहेगा। तो यहाँ पे टैक्स का कोई मीनिंग नहीं रहेगा उस टाइम। लेकिन आने वाले समय में यहाँ से भी टैक्स हटने वाला है। तो आने वाले समय में की बात मैं करूँ ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा अगर आप LIC में इन्वेस्ट करते हो तो। Thumb rules of financial planning. The thumb rules of financial planning does not guarantee success but it ensure discipline in your financial life. दोस्तों, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आपके लाइफ में गारंटी आपका सक्सेस मिलेगा, लेकिन ये आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएगा। यहाँ पे 3 चीज़ें यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि हमारे घर के खर्चे कितने होने चाहिए। थंब रूल्स क्या बोलते हैं? हमारे घर का खर्चा कितना होना चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल पे कितना होना चाहिए, हमारा सेविंग कितना होना चाहिए। यहाँ पे 2 तरीके के गोल्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल्स होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल्स होता है सेविंग में। तो आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसमें क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ थंब रूल। तो दोस्तों मैं अभी बात करूँ ना, थंब रूल्स क्या होता है? अगर हमारा 100 रुपया, यानी अगर हम लोग 100 रुपया कमाते हैं उसमें 30% हमारा एक्सपेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा हमारा एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें बहुत कंट्रोल करना है। हमें रोज़ का हिसाब अपने डायरी में लिखना है कि हमारा खर्चा कितना हुआ। ये बहुत ही मैजिकल है दोस्तों, आप अपनाइए, आप देखिए इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। आप जो भी खर्चा करते हैं उसको रोज़ का रोज़ आप डायरी में नोट करिए और लास्ट मंथ में उसको आप देखिए कि आपका फिजूल खर्चा कहाँ पे हुआ है, आपका फालतू खर्चा कहाँ पे हुआ है। और 30% हमारा EMI होना चाहिए दोस्तों। आज की जो जनरेशन की मैं बात करूँ ना, आज के जो लोग हैं यहाँ पे 30% का जो EMI स्लैब में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लोगों का 50%, 55%, 60% हो जाता है। तो लोग फिजिकल फाइनेंस प्रॉपर्टी में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है ना वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो कमाई है उससे ज़्यादा उनका EMI जाता है, यानी वहाँ पे पैसा आपको पे करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। लोगों को अगर आपको खर्चा करना है, अगर EMI पे खर्चा है तो 30% से ज़्यादा ना होना चाहिए। हमारा क्या क्या होता है 30% में? हमारा घर का लोन हो गया, हमारा गाड़ी का लोन हो गया, हमारा पर्सनल लोन हो गया, जो कि ये दोस्तों 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 30% आपका कंपल्सरी सेविंग होना चाहिए। आप कुछ भी खर्चा करो, आप कुछ भी खर्चा करो, लेकिन 30% पहला आपका रेशियो होना चाहिए कि आपको 30% बचाना है। फर्स्ट आपका एक आज से आप ये डिसाइड करो कि जो भी मैं कमाऊंगा उसमें 30% मेरा पैसा पहले बचेगा, उसके बाद में जो भी खर्चा होगा उसके लिए मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और 10% हमारे लाइफ स्टाइल पे खर्चा होना चाहिए। लाइफ स्टाइल का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि सब सेविंग ही करो, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल बेसिस, जैसे हो गया हमें फैमिली के साथ में सैटरडे संडे कहीं घूमने जाना हुआ, या हमें मूवीज़ देखने जाना हुआ, या कहीं घर में कहीं होटल्स में खाना खाने हुआ, तो ये हमारा 10% हमारे लाइफ स्टाइल पे होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैं 30% अगर मैं सेविंग की बात करूँ तो इसमें दो तरीके के गोल्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आइए हम आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। शॉर्ट टर्म गोल्स होता है हमारे बच्चे के बेसिक एजुकेशन के लिए। मान लेते हैं आज से आपने पैसा ही स्टार्ट कर दिया, आप पकड़ सकते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आरडी भी कर सकते हैं दोस्तों, एसआईपी भी कर सकते हैं, एलआईसी की मनी बैक पॉलिसी है, वो भी शॉर्ट टर्म गोल्स को आपको टेक केयर करती है। तो बेसिक एजुकेशन मान लेते हैं आपका बच्चा अभी छोटा है और एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना है, तो आपको पता है कि आज का जो डोनेशन लोग लेते हैं, जो स्कूल वाले डोनेशन लोग होते हैं, कितनी हाई होती है। डिपेंड करता है आप कौन से स्कूल में आप उसको एडमिशन करवा रहे हैं। दूसरा है हमारा शॉर्ट टर्म गोल्स, हमारा फुलफिल ऑफ ड्रीम, टेकिंग कार। हम कार ले सकते हैं, हमारे कार भी हो सकती है शॉर्ट टर्म गोल्स में। हम घर रिनोवेट करा सकते हैं, फॉरेन टूर जा सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें ना दोस्तों होता है हमारा शॉर्ट टर्म गोल्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझदार हो कि आपके क्या है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है कि ये शॉर्ट टर्म गोल्स में हम लोग देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, जो कि कंपल्सरी हमारे लाइफ में आने वाली है, जो कि हमारी एलआईसी टेक केयर करती है लॉन्ग टर्म गोल्स को। आने वाले समय में रिटायरमेंट हो गया, आने वाले 60 ईयर्स के बाद में हमें जो भी पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, आज से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हमें रिटायरमेंट में पड़ने वाली है दोस्तों। क्योंकि आज अगर पैसा आपने बचा लिया तो पैसा आपको आने वाले समय में बचा लेगा। आगे जाके आज जो भी आप बच्चे फैमिली के लिए कर रहे हैं, आने वाले समय में वो आपके लिए करेंगे नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको आपके रिटायरमेंट के लिए सोचना पड़ेगा। सेकंड है बच्चे की शादी। अब लड़की की शादी में देख लें या लड़के की शादी में देख लें, आज लोग लाखों रुपया करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगने वाला है आपको शादी में। और तीसरा चीज़ है बच्चे का हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन बोलेंगे आपको कुछ भी डिप्लोमा कराना है, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनवाना है, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को आपको आज से डिसाइड करना है। तो एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स, दोनों को आपको प्लानिंग करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स आप किससे कर सकते हैं, एलआईसी से कर सकते हैं, पीपीएफ कर सकते हैं, या आपको शेयर मार्केट में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपका रिस्क है, वो रिस्क क्या है आगे में हम देखते हैं। सेफ पोर्टफोलियो की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेफ पोर्टफोलियो क्या होता है, यहाँ पे गारंटेड टू इक्वल रेपो रेट, यानी जो भी रेपो रेट चल रहा है इस टाइम या आगे वाले समय में, वो हमारा रेपो रेट के इतना हमारा रिटर्न होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए। यानी हमारा जो भी पैसा आने वाला है वो टैक्स फ्री हो रिटर्न, और 100% कैपिटल प्रोटेक्शन हो, उसको आपको सेफ पोर्टफोलियो। यहाँ पे पैरामीटर दिया गया है कि जिसकी इनकम 50,000 से कम है उनको सेफ पोर्टफोलियो में जाना चाहिए, क्योंकि बाकी भी और खर्चे होते हैं। और इन फ्यूचर आप देख रहे हैं कोरोना के अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आने वाले समय में आ गया और आपने कहीं रिस्क पोर्टफोलियो में करके रखा है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। ऐसा नहीं बोल सकता आपका पैसा आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है या जो भी मैंने सीखा है लोगों से या मेरे जो भी गुरु लोगों से मैंने सीखा है, मैं उसकी मैं बात करूंगा कि यहाँ पे अगर हमारा 50,000 से कम हमारा इनकम है तो हमें सेफ पोर्टफोलियो में जाना चाहिए। सेफ पोर्टफोलियो में कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एलआईसी की पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका पैसा गारंटेड रहेगा। आपका जो भी पैसा आएगा 100% कैपिटल प्रोटेक्शन रहेगा, और जो भी पैसा आने वाला है वो टैक्स फ्री रहेगा। दूसरा चीज़ है मीडियम रिस्क पोर्टफोलियो। वहाँ पे क्या होगा कि अप टू आपको 5% रेपो रेट से ज़्यादा तो मिल सकता है, लेकिन आपका टैक्स लग भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, और पार्टली कैपिटल प्रोटेक्शन रहेगा। आपका कैपिटल प्रोटेक्ट भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, डिपेंड ऑन मार्केट। वहाँ पे क्या है, एनपीएस हो गया, एसआईपी हो गया, बैंकिंग सेक्टर का हो गया, प्रॉपर्टी भी आपका हो गया। यहाँ पे आपका 1 लाख अबाव आपका इनकम अगर है तो वहाँ पे आप मीडियम रिस्क पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
थर्ड हो गया आपका रिस्क पोर्टफोलियो, जहाँ पे ह्यूज मनी है दोस्तों, ह्यूज मनी है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा रिटर्न आने के चांसेस हैं, लेकिन आपका यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा और कैपिटल की कोई भी गारंटी नहीं है। यहाँ पे आपका कहाँ पे स्टॉक हो गया, बिटकॉइन हो गया, आईपीएल हो गया, सट्टेबाजी हो गया, तो यहाँ पे आप पैसा डाल के अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपका इनकम अगर 2 लाख के अबाव है तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ ना, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, अगर आप 1 लाख अबाव या 2 लाख अबाव कमा रहे हैं, तो हमें तीसरी जो मैं बात कर रहा हूँ पोर्टफोलियो का ना, यहाँ पे आपको 3 टाइप में इन्वेस्ट करना है, 33%, 33%, 33%। यानी 33% आपका सेफ पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो कि आपका श्योर एंड गारंटी होना चाहिए। आने वाले समय में जो भी आपके लाइबिलिटी से, जो भी आपकी जिम्मेदारी, जैसे रिटायरमेंट हो गया, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बट आपका खुद का ये चीज़ें आने वाले समय में होने वाली है, तो ये चीज़ें आपको टेक केयर करेगी। यानी हमारी एलआईसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपका ये हमारी एलआईसी ना लॉन्ग टर्म गोल्स को टेक केयर करती है। आपका 33% आप मीडियम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 33% आपको यहाँ पे हाई रिस्क में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जो भी देखा दोस्तों, हमारी फैमिली फाइनेंस एंड फ्यूचर से रिलेटेड है। हर कोई अपनी फैमिली फाइनेंस एंड फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। इन सब को सिक्योर करने के लिए मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। अगर आपको भी अपनी फैमिली फाइनेंस एंड फ्यूचर को सिक्योर करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।